सुप्रभात। स्वागत है आप सबका हिंदी के क्लास में। आज हम हिंदी सेकेंड क्लास 6 के पहले पाठ भाषा और व्याकरण का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सब भाषा की उत्पत्ति, उसकी परिभाषा, व्याकरण की परिभाषा के साथ ही भाषा और व्याकरण के संबंध पर भी चर्चा करेंगे। तत्पश्चात पाठ के आधार पर आए सभी प्रश्नों का अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो हम सबसे पहले भाषा पर चर्चा करते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है। संस्कृत में भास का अर्थ होता है बोलना। इस प्रकार जिसे हम बोलते हैं वह भाषा है। चूंकि जो भाषा की उत्पत्ति है वह भास धातु से मिलकर बना है। यह संस्कृत का एक शब्द है और उसका अर्थ होता है बोलना। इसलिए जो भी हम बोलते हैं वह क्या है? भाषा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए उसे हमेशा ही अपने विचार बताने होते हैं और दूसरे के विचार सुनने होते हैं। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। मतलब ये हुआ कि हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, वह भाषा ही है। अगर हमें अपने विचार प्रकट करने हैं तो हमें अपने विचार भाषा के माध्यम से ही प्रकट करने होते हैं तथा बोल और सुन सकते हैं। बोलने और सुनने का भी कार्य हम भाषा के माध्यम से ही करते हैं। भाषा विचार विनिमय का साधन है। मतलब अगर हम अपने विचार देते हैं तो या तो वह विचार सुनकर या बोलकर या लिख करके ही प्रकट किया जाता है। यही क्या है? भाषा है। भाषा के द्वारा ही लेखक, कवि, वक्ता अपने विचारों और अनुभवों को साझा करते हैं, बताते हैं इस प्रकार। अर्थात लेखक, कवि, वक्ता जो लोग भी हैं वो सभी अपने भावों को, अपने अनुभवों को जो भी बताते हैं वो भाषा के माध्यम से ही बताते हैं। अर्थात हम इस प्रकार भी कह सकते हैं एक परिभाषा के रूप में कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। हम अपने विचारों को व्यक्त करने का जो हमें साधन होता है वह क्या है? वह भाषा ही है। और हम जो भी सोचते हैं भाषा के माध्यम से या फिर व्यक्त करते हैं वह क्या है? भाषा ही है। इसके बाद से हम आपको व्याकरण की परिभाषा बताते हैं। चूंकि यह जो पाठ है वह भाषा और व्याकरण है, इसलिए सबसे पहले जानना आपका ये जरूरी है कि भाषा क्या होता है और व्याकरण क्या होता है पाठ के शीर्षक के अनुसार। तो आपने पढ़ लिया कि भाषा क्या होता है। इसके बाद से आपको हम यह बताते हैं कि व्याकरण क्या होता है। इसके बाद से हम पाठ की शुरुआत करेंगे। व्याकरण व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा के शब्दों और वाक्यों के शुद्ध स्वरूपों एवं शुद्ध प्रयोगों का विशद ज्ञान कराया जाता है। अर्थात जो व्याकरण होता है उससे हमें क्या क्या ज्ञान प्राप्त होता है? वाक्य शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं। वाक्यों के शुद्ध तथा अशुद्ध रूपों का ज्ञान हमें किससे मिलता है? व्याकरण के ही द्वारा मिलता है। व्याकरण वह विद्या है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिस विद्या से किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा का शुद्ध बोलना या लिखना जाना जाता है। अर्थात हमें शुद्ध रूप से बोलना है या लिखना है
तो इसकी जानकारी हमें व्याकरण के माध्यम से ही मिलती है। व्याकरण भाषा की व्यवस्था को बनाए रखने का काम करते हैं। भाषा की जो व्यवस्था है, शुद्ध या फिर अशुद्ध रूप जो होता है, वही व्याकरण जो होता है उसको बनाए रखने का कार्य करते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध एवं अशुद्ध प्रयोगों पर ध्यान देता है, अर्थात हमें व्याकरण ही बताता है कि ये जो प्रयोग है, ये वाक्य हैं, ये शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं। प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं। हर भाषा के अपने अपने अलग नियम होते हैं। उस भाषा का व्याकरण भाषा को शुद्ध लिखना व बोलना सिखाता है। प्रत्येक भाषा के जो नियम होते हैं वो अलग अलग होते हैं और उन्हीं नियमों के द्वारा हमें यह जानकारी मिलती है कि वह शुद्ध है या अशुद्ध है, और इसी के माध्यम से ही हमें शुद्ध लिखना और बोलना आता है। आशा करती हूँ कि आप दोनों ये परिभाषा अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम पाठ का शुरुआत करते हैं। इसके पहले हम आपको ये बता दें, पाठ के शुरुआत होने से पहले, कि भाषा और व्याकरण का क्या संबंध होता है। तो कोई भी मनुष्य शुद्ध भाषा का पूर्ण ज्ञान व्याकरण के बिना प्राप्त नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य यह है कि अगर हमें शुद्ध रूप जानना है किसी भी भाषा का, तो हम बिना व्याकरण के, अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि वह वाक्य शुद्ध है अथवा अशुद्ध है। वह भाषा का पूर्ण ज्ञान व्याकरण के बिना प्राप्त नहीं होता है। अतः भाषा और व्याकरण का घनिष्ठ संबंध है। भाषा और व्याकरण का जो संबंध होता है वह बहुत ही घनिष्ठ होता है, क्योंकि व्याकरण के द्वारा ही हम किसी वाक्य भाषा को शुद्ध या अशुद्ध रूप जान सकते हैं। वह भाषा में उच्चारण, शब्द प्रयोग, वाक्य गठन तथा अर्थों के प्रयोग के रूप को निश्चित करता है। जो व्याकरण होता है वह भाषा में उच्चारण, अर्थात हमें उस भाषा का कैसे उच्चारण करना है, शब्दों का प्रयोग कहाँ पर और कैसे करना है, वाक्य का गठन कैसे करना है, वाक्य कैसे बनाना है, और अर्थों के प्रयोग को निश्चित करता है। व्याकरण के विभाग, व्याकरण के 3 अंग निर्धारित किए गए हैं। व्याकरण के जो अंग हैं वो 3 प्रकार से निर्धारित किए गए हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो सबसे पहले हम जानते हैं वर्ण विचार, और इसके अंतर्गत किस किस का अध्ययन किया जाता है। वर्ण विचार, इसमें वर्णों के उच्चारण, रूप, आकार, भेद आदि के संबंध में अध्ययन होता है। अर्थात जो वर्ण विचार होता है उसमें वर्णों का उच्चारण हमें किस प्रकार से करना है, उसका रूप कैसा होता है, आधार, और उसके भेद कितने होते हैं, इसके संबंध में अध्ययन किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। इसमें शब्दों के भेद, रूप, प्रयोगों तथा उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। अर्थात शब्दों के भेद मतलब शब्द के कितने भेद हैं, उनका रूप क्या है, उनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इन सब का अध्ययन हमें शब्द विचार के माध्यम से प्राप्त होता है। तीसरा है वाक्य विचार। इसमें वाक्य का निर्माण, उनके प्रकार, उनके भेद, गठन, प्रयोग, विग्रह आदि पर विचार किया जाता है। अर्थात वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य का निर्माण किस प्रकार से करना है, उनके प्रकार कितने हैं, उनके भेद कितने हैं, गठन कैसे होगा, उसका प्रयोग कहाँ और कैसे होगा, और विग्रह आदि पर विचार किया जाता है। इसके बाद से हम आपको ये बता दें कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो बच्चों, हिंदी भाषा में जितने वर्णों का प्रयोग होता है उन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं।
दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब हम पाठ का शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो पहला पाठ है वह भाषा और व्याकरण है, और इसके पहले हम आपको भाषा की परिभाषा, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, व्याकरण की परिभाषा भी बता चुके हैं, और भाषा और व्याकरण का कैसे घनिष्ठ संबंध है यह भी बता चुके हैं। अब आइए हम पाठ का अध्ययन कराते हैं और आपको समझाते हैं। भाषा। बच्चों, आप लोगों को जब अपने दोस्तों से कोई किताब मांगनी होती है तब आप क्या करते हैं? तब आप बोलकर अपने दोस्त से कहते हैं कि मुझे अमुक किताब चाहिए। इसी तरह दुकान से जब कुछ सामान खरीदना होता है तब भी आप बोलकर दुकानदार से सामान मांगते हैं। हाँ, ये सच है कि अगर हमें कोई भी वस्तु मांगनी है तो हम उसे बोलकर ही मांगते हैं। और यदि अगर हम दुकान पर जाते हैं, हमें कुछ वस्तु खरीदना है, कोई सामान खरीदना है, तब भी हम दुकानदार से बोलकर ही उस सामान को मांगते हैं। लेकिन जब इंटरनेट पर ऑनलाइन खरीदारी करनी होती है तो लिख कर उस वस्तु का ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर भेजते हैं। अर्थात जब हमें प्रत्यक्ष रूप से अगर हमारे सामने कोई खड़ा हो और उससे हम बोल करके मांगते हैं तो वह भी एक भाषा का रूप हुआ, और जब हम उसे लिखित रूप से उस वस्तु को हम मंगाते हैं तो वो भी भाषा का एक रूप होता है। आगे हम आपको बताएंगे कि भाषा के कितने रूप होते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जब भी हमें अपने मन की बात किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचानी होती है तब हम या तो बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। अर्थात हमें अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने का साधन कैसे होता है? या तो लिखित रूप से होता है या तो मौखिक रूप से होता है। यदि हमें किसी अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचानी है तो या तो हम लिखकर पहुंचा सकते हैं या तो बोलकर। अर्थात अपने मन की बात या अपने विचारों तक दूसरों के लिए हम किसी न किसी भाषा का सहारा लेते हैं। बिना भाषा के हम कैसे किसी से बातचीत कर सकते हैं, कैसे किसी वस्तु को हम प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात इन सभी के लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है, भाषा का सहारा लेना पड़ता है। सोचिए, ईश्वर ने मनुष्य को अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा के रूप में कितना बड़ा साधन दिया है। यदि हमारे पास भाषा जैसा साधन न होता तो हमारी स्थिति भी पशु पक्षियों जैसी होती। बिल्कुल, जैसे पशु पक्षी होते हैं, वह अपनी बातों को, अपने भावों को किसी को व्यक्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको भाषा का ज्ञान नहीं होता है। यदि हम मनुष्यों के पास भी ऐसा होता, हमें भाषा की जानकारी नहीं होती, तो हम भी कैसे होते? हम भी पशु पक्षियों के समान ही होते। आपने देखा होगा कि पशु पक्षी बोलकर आवाजें तो निकाल लेते हैं लेकिन हमारी तरह बातचीत नहीं कर सकते हैं। इसका कारण यही है कि उनके पास भाषा नहीं है, उन्हें भाषा का ज्ञान नहीं है, जबकि हम मनुष्यों के पास भाषा का अच्छी प्रकार से ज्ञान है और हम अपनी बातों को बोलकर या लिखकर प्रकट कर सकते हैं, अपनी भावों को व्यक्त कर सकते हैं। भाषा की परिभाषा आपको हम पुनः बताते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की बातों, भावों और विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरों की बातों, भावों और विचारों को ग्रहण करता है। अर्थात हम मनुष्य अपने भावों और विचारों को किसके माध्यम से प्रकट करता है? भाषा के माध्यम से। और दूसरों की बातों को भी ग्रहण करता है, वह भाषा के माध्यम से ही ग्रहण करता है। इशारों को भाषा नहीं कह सकते। हम सभी अपनी भावों को और बातों को
एक और प्रकार से व्यक्त करते हैं, जिसको कहते हैं सांकेतिक या इशारा। बच्चों, जो सांकेतिक भाषा है वह भाषा नहीं होती है, लेकिन लिखित, मौखिक और सांकेतिक भाषा है, तीन है। जबकि लिखित और मौखिक भाषा को भाषा में रखा गया है, लेकिन सांकेतिक इशारा करना इसको भाषा में नहीं रखा गया है। इस चित्र में अध्यापिका पढ़ा रही हैं और दो बच्चे इशारों में बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। इशारों से हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा तो सकते हैं, पर इशारों जैसे साधन को भाषा नहीं कहा जा सकता है। अगर हम अपनी मन की बातों को इशारों के माध्यम से प्रकट करते हैं, तो यह जो सांकेतिक भाषा हुई, इशारा की भाषा हुई, वह भाषा उसे नहीं कही जाती है। ध्यान रखिए, भाषा का संबंध केवल मनुष्य के मुख से निकली उच्चरित होने वाली ध्वनियों से बने शब्दों और वाक्यों से होता है। अर्थात अगर हम सांकेतिक रूप से, इशारा रूप से करते हैं तो वह भाषा नहीं होती है, क्योंकि जो भाषा का रूप होता है वह मुख से उच्चारण होने वाले ध्वनियों और शब्दों के वाक्यों से ही होता है। जबकि सांकेतिक भाषा में यह बिल्कुल नहीं होता, उसमें ध्वनि नहीं होती, इसलिए इसको हम भाषा का रूप नहीं दे सकते। यही भाषा के बोलचाल का रूप है। यह रूप उच्चारित होते ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि यह रूप अस्थायी है। भाषा को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए लिखित का विकास हुआ। भाषा को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए किसका विकास हुआ? लिखित भाषा का विकास हुआ, जिससे हम लिखित रूप में अपनी भाषा का आदान प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि लिखित भाषा में जो बात आ जाती है वह कभी समाप्त नहीं होती। वह हमेशा लिखित रूप में कहीं ना कहीं व्यवस्थित ढंग से रखी रहती है, वह कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। इस तरह हर भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन? बोलचाल का रूप या उच्चरित रूप। या तो हम उसको बोलचाल का रूप कह सकते हैं या तो उच्चरित रूप, और दूसरा होता है लिखित रूप। अर्थात हम अपनी भाषा को दो माध्यम से प्रकट कर सकते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। भाषा के रूप, पहला होता है मौखिक भाषा। यह भाषा के बोलचाल का रूप है। जो हम बोलचाल में प्रयोग करते हैं वही भाषा के रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा का यही रूप प्रमुख और पुराना है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो भाषा के रूप होते हैं, मौखिक और लिखित रूप, उनमें सबसे पुराना कौन है? तो उनमें सबसे पुराना मौखिक भाषा है। जिस दिन से मनुष्य ने जन्म लिया होगा उसी दिन से बोलना शुरू कर दिया होगा, परंतु भाषा के इस रूप में की कमी यह है कि उच्चारित होते हुए भी यह समाप्त हो जाता है। वक्ता श्रोता आमने सामने हैं तब तो बातचीत की जा सकती है, पर श्रोता कहीं दूर है तो हम बोलकर अपनी बात श्रोता को नहीं पहुंचा सकते। यदि व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप है, सामने है, तो हम अपनी बातों को मौखिक रूप से तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन यदि वह हमसे दूर है तो हम अपनी बात को बिना लिखे उसके तक नहीं पहुंचा सकते हैं। मौखिक भाषा का आधार मनुष्य के मुख से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ होती हैं। मौखिक भाषा जो होता है वह मनुष्य के द्वारा जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं वही होती हैं, और अगर मनुष्य ना हो तो जो ध्वनियाँ वह नहीं उत्पन्न होंगी। और अगर वह प्रत्यक्ष रूप है, हमारे सामने है, तब तो वह सुन सकता है, लेकिन यदि वह हमसे दूर है तो नहीं सुन सकता है। इसीलिए जो हम बोलचाल का रूप प्रयोग करते हैं वह कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा है। क्योंकि इन्हीं ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, और शब्दों से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। तो बच्चों,
अब दूसरा भाषा का जो रूप है वह है लिखित भाषा। भाषा के लिखित रूप का विकास तब हुआ होगा जब मनुष्य ने यह सोचा होगा कि वह अपने मन की बात दूर बैठे व्यक्ति तक या आगे आने वाली पीढ़ी के लोगों तक भी पहुंचा सके। सबसे पहले और पुरानी जो भाषा है वह कौन सी है? मौखिक है। लेकिन लिखित भाषा का विकास तब हुआ होगा जब मनुष्य ये सोचा होगा कि अभी तो हम बात कर रहे हैं, तब तक अपने बातों को, अपनी भावों को बातचीत के माध्यम से पहुंचा दे रहे हैं। लेकिन जब मनुष्य को ये आवश्यकता हुई होगी, यह सोचा होगा कि हमारे आने वाली पीढ़ी अपनी बातों को, अपनी भावों को कैसे प्रकट करेगी, तब लिखित भाषा का उत्पत्ति हुआ होगा। इस कार्य के लिए मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए तरह तरह की आकृति वाले लिखित चिन्ह बनाए गए होंगे। उच्चारित ध्वनियों के लिए विकसित ये लिखित चिन्ह ही लिपि चिन्ह या वर्ण कहलाते हैं। अर्थात हम अपनी बातों को, अपने भावों को जब लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। और इन्हीं उच्चारित ध्वनियों के लिए विकसित करने के लिए लिखित चिन्ह भी प्रयोग किए गए, और इन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि चिन्ह कहते हैं या वर्ण कहते हैं। अब आइए हम व्याकरण पर पुनः चर्चा करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी भाषा को सीखता है तो वह अनेक प्रकार की गलतियां करता है। शुद्ध रूप में भाषा का प्रयोग करने के लिए उस भाषा के नियमों की जानकारी होनी बहुत जरूरी होती है। भाषा के ये नियम ही हमें यह बताते हैं कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध, तथा कोई वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध ये तो क्यों है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बता चुका है कि हमें भाषा की शुद्धता और अशुद्धता, इन दोनों रूपों का पता चलता है हमें किस माध्यम से? व्याकरण के माध्यम से। अर्थात अगर हमें व्याकरण का ज्ञान ना हो तो हमें यह नहीं पता चलेगा कि यह वाक्य शुद्ध है अथवा अशुद्ध है। उदाहरण के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी के निम्नलिखित वाक्य को आप ध्यान से देखेंगे। बच्चा घर जाते हैं, शी इज ईटिंग मैंगो, दोनों वाक्य अशुद्ध हैं। इन दोनों वाक्यों को पढ़कर आप कह सकते हैं कि ये दोनों वाक्य गलत हैं। सही वाक्य होंगे बच्चे घर जाते हैं और दूसरा है शी इज ईटिंग मैंगो। अब प्रश्न उठता है कि वाक्य क्यों गलत है? आप बता सकते हैं कि हिंदी के वाक्य की क्रिया यदि बहुवचन में है और कर्ता भी बहुवचन में होगा, अर्थात बच्चा के स्थान पर बच्चे का प्रयोग होना चाहिए। मतलब अगर कर्ता बहुवचन में है तो उसकी जगह पर बच्चा के स्थान पर बच्चे का प्रयोग होना चाहिए। हिंदी की वाक्य की क्रिया यदि बहुवचन है, क्रिया अगर बहुवचन है तो कर्ता भी कैसे होना चाहिए? बहुवचन में ही होना चाहिए। अर्थात जो दिया है वाक्य बच्चा घर जाते हैं, बच्चा के स्थान पर क्या होना चाहिए? बच्चे का प्रयोग होना चाहिए, तभी यह वाक्य शुद्ध होगा। इसी तरह अंग्रेजी का वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, अतः इसकी क्रिया में ईट के स्थान पर ईटिंग का प्रयोग होना चाहिए। इस तरह भाषा सीखने का अर्थ है उस भाषा के नियमों की सही जानकारी प्राप्त करना। अब प्रश्न उठता है कि भाषा के नियमों की जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? भाषा के नियमों की जानकारी उस भाषा के व्याकरण से मिलती है। अर्थात हमें जब व्याकरण के ज्ञान हो जाएगा तब हम पता कर लेंगे कि वह जो वाक्य है वह शुद्ध है अथवा अशुद्ध है। व्याकरण भाषा के नियमों का संग्रह होता है। व्याकरण में हमें नियमों का जानकारी बहुत अच्छे से मिलता है क्योंकि उसमें व्याकरण में नियमों का संग्रह होता है। व्याकरण हमें यह बताता है कि भाषा कौन सा रूप सही है और कौन सा गलत है,
तथा कोई रूप सही या गलत क्यों है। अतः ध्यान रखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत किसी भाषा के नियमों का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्द में हम परिभाषा के तौर पर कह सकते हैं कि भाषा के समस्त नियमों का अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। अर्थात जिसके अंतर्गत हम समस्त नियमों की जानकारी प्राप्त करते हैं वह व्याकरण होता है। अब व्याकरण के 3 अंग जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, पुनः एक बार दोहराते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। तो आइए बच्चों, इसके बाद से हम इस पाठ में क्या सीखें, हमने क्या सीखा है, उस पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं, उसको ध्यान से पढ़ते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी मन की बात दूसरों तक पहुंचाता है तथा दूसरे की बात को ग्रहण करता है। दूसरा, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और दूसरा लिखित। हमने आपको पहले भी बता चुका है कि जो सांकेतिक रूप होता है वह भाषा का रूप नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसमें ध्वनियों की कमी होती है और बिना ध्वनि के हम उसको भाषा का रूप नहीं दे सकते हैं। अर्थात हम अपने भावों को और विचारों को दूसरे तक जब पहुंचाते हैं और उनके विचारों और भावों को अपने तक ग्रहण करते हैं, उसको भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप हुए, मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप। तीसरा पॉइंट ये है, मौखिक भाषा का आधार मनुष्य के मुख से उच्चरित ध्वनियां होती हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर उच्चरित ध्वनियां अगर नहीं होती तो सांकेतिक जो भाषा है वह भी भाषा का एक रूप होता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि जो ध्वनियां उच्चरित होती हैं वह मौखिक और लिखित दोनों में होती हैं, इसीलिए मौखिक और लिखित भाषा का दोनों रूप है। अगला, उच्चारित ध्वनियों के लिए बनाए गए लिखित चिन्हों को लिपि चिन्ह या वर्ण कहते हैं। अर्थात जो ध्वनियों के लिए चिन्ह बनाए गए हैं उन चिन्हों को क्या कहते हैं, लिपि चिन्ह कहते हैं या वर्ण कहते हैं। अगला, वर्णों की व्यवस्था तथा उनके लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। वर्ण की जो लेखन व्यवस्था होती है, उनको लिखने का जो ढंग होता है उसी को हम लिपि कहते हैं। अगला है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत भाषा के नियमों का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण यह बताता है कि भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है और कौन सा रूप अशुद्ध है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम विचार करेंगे अभ्यास कार्य पर। तो आइए अभ्यास कार्य दोहराते हैं। प्रश्न 1, हम अपने मन की बात दूसरे लोगों तक किस तरह पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों, हमने आपको जैसा बताया था कि हम अपनी मन की बातों को या तो बोलकर या तो लिख करके दूसरों के माध्यम तक पहुंचा सकते हैं। तो इसका उत्तर यही होगा कि हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए या तो बोलकर या लिखकर ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के 2 रूप जो होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप, उन्हीं का प्रयोग करके हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। प्रश्न 2, लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि वर्णों की व्यवस्था तथा उनके लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जो वर्णों की व्यवस्था होती है और उनको जिस प्रकार से लिखने का ढंग होता है उसी को हम लिपि कहते हैं। प्रश्न 3, व्याकरण से हमें क्या पता चलता है।
उत्तर, व्याकरण से हमें भाषा के रूपों की शुद्धता और अशुद्धता का पता चलता है। दूसरे में हम ये कह सकते हैं कि हमें व्याकरण वह शास्त्र है जो वाक्यों की शुद्धता और अशुद्धता का ज्ञान कराता है। इससे कौन सा रूप शुद्ध है और कौन सा रूप अशुद्ध है, इसकी जानकारी हमें भली भांति प्राप्त होती है। प्रश्न 4, निम्नलिखित रूपों में भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? वाद विवाद, मतलब वाद विवाद जब होता है तब उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, भाषा के किस रूप का प्रयोग किया जाता है, या तो मौखिक रूप या तो लिखित रूप। तो वाद विवाद हम बोल करके प्रकट करते हैं, इसीलिए इसमें मौखिक रूप का प्रयोग होता है। दूसरा है पोस्टर। पोस्टर मतलब कुछ चित्र उसमें चिपकाए होंगे या तो लिखा होगा, तो हम पोस्टर को लिखित रूप में प्रयोग करते हैं, लिखित भाषा के रूप में इसका प्रयोग होता है। तीसरा है फिल्म। फिल्म को हम देखते हैं तो उसको मौखिक हम कह सकते हैं। मोबाइल मौखिक होता है। कहानी भी हम जो सुनते हैं वह मौखिक रूप से सुनते हैं। पत्र पत्रिकाएं लिखित होती हैं, इसलिए उसको लिखित रूप में प्रयोग किया जाता है। संगीत समारोह मौखिक रूप, टीवी के विज्ञापन और मौखिक रूप। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। तो संस्कृत भाषा की जो लिपि होती है वह देवनागरी होती है। मराठी की भी देवनागरी होती है। नेपाली की नेपाली होती है। और बांग्ला भाषा की जो लिपि होती है वह ब्राह्मी लिपि होती है। स्पेनिश की जो लिपि होती है वह रोमन होती है। जर्मन की लिपि भी रोमन होती है। पंजाबी भी और गुरुमुखी भी होती है। और हिंदी भाषा की जो लिपि होती है वह होती है देवनागरी लिपि। प्रश्न 6, सही अथवा गलत, सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाना है। पहला, मौखिक रूप की तुलना में लिखित रूप प्रधान होता है, गलत है। क्यों? क्योंकि मौखिक रूप जो है वो सबसे पुराना और प्रमुख है। दूसरा, मौखिक भाषा का आधार उस भाषा की ध्वनियाँ होती हैं, सही है। क्योंकि हम ध्वनियाँ जब तक नहीं होंगी हम उस भाषा का नहीं बता सकते हैं, उस भाषा को हम नहीं व्यक्त कर सकते हैं। वर्ड को ध्वनि भी कहते हैं, सही है। चौथा है, भाषा का उद्देश्य बातचीत या संप्रेषण होता है, तो गलत है। क्योंकि जो भाषा के दो रूप होते हैं वो बोलचाल या उच्चरित रूप होते हैं और दूसरा होता है लिखित रूप। पांचवा, हर भाषा के नियम अलग अलग होते हैं, बिल्कुल सही है। हर भाषा के अपने अलग अलग नियम होते हैं। छठा है, भाषा सीखने का अर्थ है उस भाषा के वाक्यों को रट लेना, गलत। यह असत्य है, क्योंकि भाषा को सीखने का अर्थ यह नहीं हुआ कि उसके भाषाओं को हम रट लें। तो बच्चों, इस पाठ की समाप्ति अभ्यास कार्य के साथ यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि यह आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।